नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है, और ये जो आवेश है ये कई कारणों से आ सकता है। कई कारण हैं जिनमें से कोई कारण एक कारण या एक से अधिक कारण हो सकता है इस चार्ज के आने का। लेकिन एक बात ये विशेष है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स एक ही चार्ज रखते हैं, सिमिलर चार्ज रखते हैं। जैसे या तो सारे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसी वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होगा इस चार्ज की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने देखा था कि आर्सेनियम सल्फाइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे इसके अंदर और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक ये कारण है कोलाइडल पार्टिकल्स की जो चार्ज का वो कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्टेबल बनाता है। कोलाइडल particles in a colloidal solution possess some electric charge. All the particles in a solution possess similar charge, and due to this charge, colloidal particles repel one another and do not form bigger molecules by associating each other. This is a reason of stability of colloids. अगर डिफरेंट चार्ज होता एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, पार्टिकल्स के ऊपर जैसे प्लस और माइनस दोनों होते तो वो आपस में मिलके बड़े पार्टिकल्स बना लेते और वो भारी होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट के रूप में बॉटम के अंदर जमा हो जाते और सॉल्यूशन स्टेबल, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहता। लेकिन ये सिमिलर चार्ज होने की वजह से इस तरह से इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। एक और जो रीजन है कोलाइड पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी का वो है सोल्वेशन। यानी सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनका कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक एनवलप के रूप में आ जाना, जिससे ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता है। Another reason of stability of colloids is solvation, that is the tendency to bind with the solvent. The layers of molecules of solvent form an envelope which prevents the aggregation of colloidal particles. जैसे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनके चारों तरफ सॉल्वेंट के जो जैसे एक कोलाइडल पार्टिकल है तो चारों तरफ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनवलप के रूप में बना लेंगे और वो एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। तो ये दो कारण है। इसके अलावा भी और भी कारण है जिनके कारण से कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल जो सॉल्यूशंस है वो स्टेबल होता है। इन अन्य कारणों में है जैसे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ यूवी एंड एक्सरेज, ये कुछ अन्य कारण इस तरह के भी हो सकते हैं। कोगुलेशन, स्कंदन। कोगुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है? ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर हम उनको
निरावेशित कर दें, इनके चार्ज को ख़त्म कर दें, तो ये एक दूसरे से संयुक्त होके बड़े पार्टिकल्स बना लेंगे और वो प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है स्कंदन या कोगुलेशन। If the charge on colloidal particles is neutralized by any method, the repulsive force between the particles will not be there and they can form coarse particles by associating with each other and get precipitated. This phenomenon is known as coagulation of colloids. Generally, the process of coagulation takes place by adding an electrolyte. Colloidal particles neutralized by oppositely charged particles and hence get precipitated. हमने जैसे देखा एक एग्जाम्पल अभी आर्सेनियस सल्फाइड का। आर्सेनियस सल्फाइड के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे ये आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला दें थोड़ा, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये बेरियम +2 आयन जो है उसके द्वारा निरावेशित हो जाते हैं और ये आपस में संयुक्त होकर बॉटम के अंदर प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जनरली ये जो कोगुलेशन की प्रक्रिया है ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन के कारण से होती है। इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन के अलावा अन्य मेथड के द्वारा भी हम कोगुलेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे इनमें से कुछ हैं: हीटिंग और कूलिंग, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, विग्रस सेकिंग, ट्रीटमेंट विद इलेक्ट्रिक करंट, कंटिन्यूअस डायलिसिस एसेट्रा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्कंदन के कोगुलेशन के। देखिए, जैसे आपने शायद देखा हो जब नदियां समुद्र में मिलती हैं जो वो जगह होती है वहां पे डेल्टा बन जाता है। डेल्टा यानी जो नदी है वो एक से ज्यादा धाराओं के अंदर बढ़ जाती है और जो बीच में जगह होती है वो डेल्टा की शेप की होती है। एक चट्टान नुमा जगह बन जाती है बीच के अंदर। जैसे ये समुद्र है, सी वाटर, और ये इधर से नदी यहाँ ये रिवर है आ रही है। इसके अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सी वाटर के अंदर कई सारे साल्ट होते हैं जैसे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनके जो ये साल्ट इनके वजह से यहाँ पे इस तरह के आयन मौजूद होते हैं, इस तरह के। और जब ये नदी इस समुद्र के अंदर मिलती है तो ये जो नेगेटिवली कोलाइड के पार्टिकल्स हैं इनका पॉजिटिवली ये जो आयन से इनसे संपर्क होता है और ये निरावेशित होकर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे यहाँ इनका प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है और इस तरह की डेल्टा की शेप यहाँ बन जाती है। ये धाराएं यहाँ समुद्र के अंदर मिल रही है, तो इस तरह से डेल्टा बन जाता है। ये बड़ी चट्टान के रूप में डेल्टा की शेप बन जाती है। या यूँ कह लीजिए जैसे ये नदी आ रही है और ये जब समुद्र में मिलेगी तो कई सारी धाराएं के रूप में ये बढ़ जाती है, बीच में जो शेप डेल्टा की बन जाती है। तो इस तरह से डेल्टा का बनना भी ये कोगुलेशन की प्रक्रिया के कारण ही होता है। कई बार जब हम
देख ब्लेड वगैरह से ब्लेड को काम में लेते हैं, कई बार कट लग जाता है अपने बॉडी के जैसे कटिंग हेयर कटिंग के समय या अन्य कारण से, तो हमने देखा है कि उसके लिए ब्लड बहने के रुकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड या फिटकड़ी काम में ले लेते हैं। फिटकड़ी को थोड़ा उसके ऊपर रगड़ देते हैं या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो इससे ब्लड का बहना रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ब्लड भी एक कोलाइडी विलयन है और उसके जो कोलाइडी कण हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडी पार्टिकल्स हैं ये Fe+3 या Al+3 पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज है उनसे निराविशित हो जाते हैं, और जहाँ कट लगाया वहाँ उनका थक्का बनना, उनकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और उसको बंद, जहाँ पे घाव हो गया उसको बंद कर दिया जाता है, क्लॉटिंग के द्वारा वो बंद हो जाता है। इस तरीके से ब्लड का बहना रुक जाता है। तो ये भी एक कोगुलेशन का ही एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं हार्डी-सुजै लॉ, हार्डी-सुजै का नियम। हमने देखा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, और जब हम कोगुलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो जनरली ये प्रक्रिया हम इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन के द्वारा करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो अपने ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स को निरावेशित कर देते हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया कोगुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या उनकी कोगुलेट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है या एक सी होती है? इसके बारे में हार्डी-सुजै लॉ है, और इसके अनुसार ये जो कोगुलेशन करने की कैपेसिटी है वो उस आयन की वैलेंसी जैसे जैसे बढ़ती है तो कोगुलेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, यानी कोगुलेशन की क्षमता उस आयन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे वो आयन है उसकी चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कोगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। नेगेटिव आयन जैसे -3 है तो वो -2 वाले से ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा, और -2 चार्ज वाला जो आयन है वो -1 से ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन भी इसी तरह से जैसे जैसे उनके ऊपर वैलेंसी या चार्ज की मात्रा बढ़ती है उनकी कोगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हार्डी-सुजै का नियम क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज on charge ion to coagulate a colloid depend on the number of charge or valency of that ion. Hardy-Suze gave a law which states that the coagulating capacity of an ion on a dispersed phase of oppositely charged increases with the increase in its valency. देखिए, जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम+3 की कैपेसिटी, कोगुलेटिंग कैपेसिटी बेरियम+2 से ज़्यादा होगी, बेरियम+2 की सोडियम+1 से ज़्यादा होगी। सोडियम और पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज लगभग उनकी कोगुलेशन की कैपेसिटी बराबर सी होगी। ऐसे ही हम देखें ये FeCl6 इसमें -4 चार्ज है, इसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है फॉस्फेट आयन से। फॉस्फेट के ऊपर -3 चार्ज है, इसकी सल्फेट की तुलना में इसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, सल्फेट की क्लोराइड आयन की तुलना में कोगुलेटिंग कैपेसिटी अधिक है। तो इस तरह से कोगुलेटिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है चार्ज और वैलेंसी ऑफ आयन। किसी कोलाइडल विलयन के कोगुलेशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा अलग अलग होगी। तो हम देखते हैं अब
population value और पूर्णन मान। The number of millimoles of an electrolyte required to coagulate 1 liter of a colloidal solution is called as population value। तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन वो उसके कोगुलेशन के लिए जितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता हो वो उसका पूर्णन मान कहलाता है।